नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एग्रीगेट डिमांड और अभी हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट सप्लाई। तो बेसिकली जो एग्रीगेट सप्लाई है इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सामूहिक पूर्ति। वैसे हम लोग इसको पीजीटी इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इसमें इसलिए लिखाने का काम कम करेंगे। वैसे समझिए ये टोटल सप्लाई होता क्या है, माने कि एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। तो अगर एक लाइन बात करें कि एक अकाउंटिंग ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में जो हमारे देश के उत्पादक हैं, विभिन्न उत्पादक हैं, उसके द्वारा वस्तुओं की जो सप्लाई की जाती है, वस्तु सप्लाई की जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इनकम के टर्म में। तो हमारे देश में जो हमारे देश के जो जीडीपी है वो जीडीपी का जीडीपी इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक वित्तीय वर्ष में देश के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन होता है, कुल उत्पादन होता है, उसे एग्रीगेट सप्लाई हम लोग कहते हैं। वैसे चूँकि हम लोग पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे, इसमें एक दिया हुआ है सेंटेंस, उसमें देखिए केन्स का नाम होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस को लिख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि सेंटेंस दिया हुआ है, एक इसके द्वारा दिया गया है, तो केन्स के द्वारा लिखा गया सेंटेंस लिख लीजिए। लिखिए केन्स के अनुसार, प्रोफेसर केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था के सभी उद्यमी रोजगार के एक निश्चित स्तर से प्राप्त उत्पादन की बिक्री से जिस न्यूनतम आय की आशा अवश्य करते हैं उसे समग्र पूर्ति कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो टोटल सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ पे देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई है एएस है, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होता है जीडीपी। याद रखिएगा क्या होता है, जीडीपी। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू जीडीपी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू टोटल फैक्टर इनकम। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल फैक्टर इनकम। ये ज़रूर लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है कि एग्रीगेट सप्लाई को और किस रूप से डिनोट करते हैं, तो जो देश का जीडीपी है वही हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ना। लिख लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं सामूहिक पूर्ति। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और इसको हम लोग कहते हैं कुल साधन आय। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं कुल साधन आय, कुल साधन आय। क्लियर। अब देखिए जो एग्रीगेट सप्लाई, इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू होता है C प्लस एस, C प्लस एस, वेयर AS का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, C का मतलब होता है कंजम्पशन मन उपभोग, और S का मतलब होता है सेविंग। S का मतलब होता है सेविंग। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन भी देखिए पूछा है पीजीटी इकोनॉमिक्स में कि AS इक्वल टू क्या होता है, और इसके पहले जो बताए थे एक डिफिनेशन, वो भी क्वेश्चन दोनों आपका पूछा हुआ है। अब हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कर्व को समझने के लिए हम लोग जो है एक टेबल का सहारा लेंगे, जिसे हम लोग शेड्यूल भी कहते हैं। टेबल को ही शेड्यूल कहते हैं। ऐसे हेडिंग दे दीजिए एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसकी ज़रूरत नहीं है आपके लिए, लेकिन ज़रूरत है ग्राफ को समझने का। तो पहले हम लोग सिंपल तरीके से सीखते हैं, और फिर इसका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ही बताएंगे, क्योंकि अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन से भी एक दो क्वेश्चन आपका पूछा है। क्लियर है। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं, जैसे हम पिछले दिन बनाए थे एग्रीगेट डिमांड के लिए। तो एक फिर हम टेबल बनाते हैं।
देखिए छोटा सा बनाते हैं टेबल, इतना में आ जाएगा। एक तरफ इनकम होगा, एक तरफ कंजम्पशन होगा, एक तरफ सेविंग होगा, फिर टोटल हम लोग निकालेंगे, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं वाई मतलब इनकम सी एस, और ए एस इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस। जो टेबल है उसको लेते हैं, इनकम है 0, कुछ भी है अलग अलग बुक्स में दिया हुआ है, 0 20 40 करके है, 0 20 40 60 80, है ना। 0 है, 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120, 140, 160, 180, 200। इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे सी है, इसको जो सी है आपका दिया हुआ है इस तरह से, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40। क्लियर। अब जो यहाँ पे कंजम्पशन है माइनस यानी कि सेविंग है, 40 50 60, 40 50 40 30 20। देखिए इसे 40 30 20, है ना, 10 0 10 20 30 60, इस तरीके से है। देखिए अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम इनकम 0 है तो 40 रुपये खर्च कर रहे हैं, चूँकि हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 40 रुपये जो खर्च कर रहे हैं तो हमारे पास है नहीं, तो हम उसे डी सेविंग करते हैं। फिर जैसे हमारा इनकम बढ़ा है, हमारा इनकम बढ़ा है तो थोड़ा सा खर्च ही बढ़ा है, तो अब है थोड़ा सा डी सेविंग कम हुआ। फिर इस तरीके से करते करते एक समय के बाद हमारे पास जितना इनकम है उतना ही हमारा खर्च है। उसके बाद फिर हमारा इनकम बढ़ता है, तो जब इनकम लगातार बढ़ेगा तो शुरू में कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फिर क्या होगा, सेविंग हमारा बढ़ेगा। आगे हम बताएंगे। देखिए हमारा एडिशनल इनकम बढ़ रहा है तो पहले 10 रुपये सेविंग बढ़ा, फिर 20 रुपया, 30 रुपये, 40 रुपये, इस तरीके से हमारा है कि जब हमारा इनकम 0 होगा तो भी हमारा जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, वो जो मिनिमम लेवल कंजम्पशन होगा वो कभी 0 आपका नहीं होता है। अब इसी ग्राफ समझते हैं, फिर ये जो एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले इसको समझते हैं। देखिए वैसे इसको कर लीजिए, कीजिएगा तो 0 आएगा, 50 माइनस 30 तो 20 आएगा, है ना, फिर 40 आएगा, फिर 60, फिर 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200, ये आ गया। क्लियर। हम लोग ग्राफ, वैसे हम सी का ग्राफ आपको हम बता चुके थे कल पिछले क्लास में, आज एस का ग्राफ बता देते हैं, एस का ग्राफ बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको एस वाला ग्राफ बताते हैं, सेविंग ग्राफ कैसा होता है, सेविंग ग्राफ कैसे बनेगा। तो अगर हम इस तरह से लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम इनकम लेते हैं, इनकम क्या है, 0 है, 20 40 60 80, 20 40 60 80, 100 120 140 160 180 और 200, इस तरीके से है। हम यहाँ पे लिए इनकम, ये हमारा इनकम है। देखो ये इसी याद रखिएगा, ये जो है ना हम यहाँ पे लेते हैं इनकम, इसी को बोलते हैं आउटपुट, और यहीं पर हम लोग लेते हैं एम्प्लॉयमेंट, या हम इसको जीडीपी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बता दिए। हटा देते हैं इसको, अब हटा दे, चूँकि ग्राफ बनाना है इसलिए हटा दे, यहाँ लिखिएगा इस तरह से। अब हमारा सेविंग वाला पार्ट है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए 0 है, ये क्या है, यहाँ 0 है। अब यहाँ पे मान लिया कि
जहाँ तक लेते हैं जैसे 10, ओह देखिए, जैसे मान लिया यहाँ पर 10 है, 20 है, क्या ऐसे हो रहा है ना। जैसे हम लेते हैं 10, देखिए 10, 20, यहाँ लेते हैं 10, फिर यहाँ लेते हैं 20, यहाँ फिर 30, यहाँ पर फिर 40, इस तरह से है 50, 60, फिर इसीलिए -10, -20, -30, -40, जो भी आपका है ना। जैसे यहाँ 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ये सब माइनस में है। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। यहाँ सेव लीन, तो सेविंग का ग्राफ कैसे बनेगा देखना है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हमारा इनकम 0 है तो कितना हमारा पे सेविंग क्या है, -40 है। तो 0 है तो -40 आप यहाँ ले सकते हैं। -40 कहाँ है, ई गलत बन गया, देखो यहाँ ठीक कर लो, ऐसे बनेगा। ये हो गया यहाँ पे 10, ओहो 10, 20, 30 और ये 40, सब माइनस में है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जब 0 है तो कितना है, 40 है। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 40, क्या है बोल रहा है ऐसे, चलो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है कुछ। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं, बन जाएगा, अब गड़बड़ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे 40 है, देखिए कर लेते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे जब 0 है तो 40 है, 40 है, हाँ 20 है तो -30 है, 20 है तो -30 है, यहाँ पे होगा। फिर 40 है तो -20 है, देखिए 40 है तो -20 होगा। फिर 60 है तो -10 है, -10 है। फिर 80 है तो 0 है, देखिए 80 है तो 0 होगा। फिर हम थोड़ा और ये कर लेते हैं। फिर 100 है तो, है ना, फिर देख रहे हैं 100 है 10 है, 100 है यहाँ देखो तो 10 होगा, 10 यहाँ होगा। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे बनता है, 100 है तो 10 है, यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ देखो बनेगा। तो बेसिकली जो ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ जो है ना इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो बेसिकली ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं डी सेविंग। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डी सेविंग, इसको बोलते हैं सेविंग ग्राफ है, इसको बोलते हैं सेविंग। ये वाला जो पॉइंट है बीच वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन, ठीक है। तो सेविंग का ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, सेविंग का ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। हम बनाना चाहें तो सेविंग ग्राफ हमारा, ये हमारा सेविंग का ग्राफ होता है, इसको हम डी सेविंग कहते हैं, इसको ब्रेक इवन कहते हैं। ये हमारा सेविंग वाला पोर्शन है, सेविंग ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेविंग हो गया, सेविंग हो गया। तो अब हम लोग बेसिकली जो निकालना है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे होगा, यहाँ 0 है, यहाँ y है, x है। तो यहाँ पर भी लेते हैं 20, 40, 60, 80, 100। एक 120, 140, 180 और 200। 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100।
ठीक है। तो बेसिकली देखिए हमको इसको लेना है। अब देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, 0 0 है ना। यहाँ पे देखिए ये 0 0, फिर 20 और 20, 20 और 20, 20 और 20, फिर 40 और 40। तो ग्राफ जब बनाइएगा, ये जो ग्राफ आपका आएगा वो इस तरीके से जाएगा। ये आपका जो है 45 डिग्री एंगल, ये क्या आपका है ना, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, जिसको C+S कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड हमारा ऐसा बना था, याद है, क्लियर। तो हमें एग्रीगेट सप्लाई मिला, पिछले दिन एग्रीगेट हम डिमांड बनाए थे, दोनों हो गया। ये 45 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों एरिया बराबर हो गया, 45 डिग्री एंगल आपका होगा, क्लियर। तो इस तरह का अगर यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पे आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, जो भी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट है, इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है, इस तरह से लेते हैं। तो ग्राफ आपका तैयार है। कल हम बनाए थे एग्रीगेट डिमांड, आज बनाए एग्रीगेट सप्लाई। अब इनइक्विलिब्रियम क्या होगा तो हम आपको बताते हैं। देखो इनइक्विलिब्रियम क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, देखिएगा। इनइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, संतुलन में, देखिए एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा। एग्रीगेट डिमांड C+I होता है, AC+S होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो C कट जाएगा तो S = I होगा, इसको याद रखिएगा। अब ग्राफ पे देखते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, और एग्रीगेट डिमांड आपका इस तरीके से आया था। एग्रीगेट डिमांड आपका इस तरह से C+S = C+I, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। देखिए यहाँ पर AD = AS है, तो इसको हम E मान लेते हैं, E पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड, याद रखिएगा। जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो उसे पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। AD and AS, यहाँ Y है ना, यहाँ पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट जो लेना लीजिए, ठीक है। अब चलिए एक चीज़ और समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जहाँ ज़रूरत है जितना मैं उतना आपको बता देता हूँ। ठीक है, जितने ज़रूरत है जहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। एक ग्राफ में देखिए, वैसे ग्राफ है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपका एग्रीगेट डिमांड है ना, ये आपका AS है, ये आपका AD है। यहाँ तो ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ही है। देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम यहाँ पर हैं तो कुछ पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ 0 है, यहाँ पर मान लिया कि N है, मान लिया। तो A जो देख रहे हैं ये आपका क्या है ना, और A जो देख रहे हैं AD है ना। चलिए इसको हम नेक्स्ट बताएंगे, अभी अब थोड़ा दिक्कत होगा। एक पहले इसको बता देते हैं कंजम्पशन फंक्शन, उसके बाद ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, क्लियर, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा समझते हैं।
अब दो टर्म है कंजम्पशन, है ना, हम लोग बात कर रहे थे y इक्वल टू सी प्लस एस। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन क्या होता है। वैसे हम लोग समान तौर पे ही कहते हैं कि कंजम्पशन द फंक्शन ऑफ इनकम। वैसे कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे अलग से एक चैप्टर्स में, तो अलग अलग व्यक्तियों का कंजम्पशन पे उसका इनका विचार अलग अलग है, कुछ डिफरेंशिएशन पार्ट है, तो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजम्पशन लिखिए, कंजम्पशन, कंजम्पशन जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोग। क्या बोलेंगे? उपभोग। लिखिए, अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, जिसे अर्थव्यवस्था में आय का वह भाग जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, उसे कुल उपभोग व्यय टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन उपभोग कहते हैं। The money which is spent on goods and services in an economy is called consumption। अर्थव्यवस्था में जो वस्तुओं और सेवाओं पर पैसा खर्च किया जाता है उसे हम लोग कंजम्पशन कहते हैं। और जिनका उपभोग नहीं किया जाता उसे हम बचत कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। तो इस सेंटेंस पे ध्यान दें, यहाँ से भी क्वेश्चन है। इनकम का वह भाग जिसे हम कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, उसे कंजम्पशन कहते हैं। और इनकम का वह भाग जिसे हम लोग नहीं खर्च करते उसे हम लोग सेविंग करते हैं, है ना। जैसा कि आप जानते हैं y इक्वल टू होता है C प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अब इसी में से एक है बाबू कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन देखिएगा, कंजम्पशन फंक्शन केंस कहते हैं उपभोग फलन। क्या है? कंजम्पशन फंक्शन शो द रिलेशनशिप between income and consumption। उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच फलनात्मक संबंध को बताता है। इसको ऐसे लिखते हैं, C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा है? उसमें एक ऑप्शन होगा C इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जब इनकम होगा तभी कंजम्पशन करेंगे। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। C इज द फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए कि आगे केंस कहते हैं कि शुरू में जब इनकम बढ़ता है, देखो शुरू में जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन तुरंत, जैसे भी कंजम्पशन यहाँ है, फिर इनकम बढ़ा तो कंजम्पशन क्या वो तेज़ी से बढ़ाता है। शुरू में इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि शुरू में लोगों की आवश्यकताएं अधिक होती है। मतलब आप एक परिवार की बात करते हैं, एक फैमिली से, आप अपने एक स्टूडेंट है उसकी बात करते हैं, जब अभी कुछ नहीं कमा रहे तो आपके खर्च कम है, लेकिन जैसे जैसे आमदनी आपकी बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी इच्छाएं अधिक बढ़ती है। बट एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप सेविंग पे ध्यान देते हैं कि फ्यूचर में घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, इस तरह से लोग करते हैं। तो इसी सभी चीज़ों को देकर एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। वैसे याद रखिए जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसके द्वारा दिया गया, तो केन्स के द्वारा दिया गया। लिखो, पहले क्वेश्चन लिख लिया, आंसर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ
कंजम्पशन किसके द्वारा दिया गया? तो केन्स के द्वारा दिया गया। हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में से कहते हैं उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रोफेसर केन्स के द्वारा दिया गया। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम प्रोफेसर केन्स के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिखा देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिफिनेशन देगा ये क्या है, तो बोलिएगा उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। लिखा देते, लिखिए, उपभोग फलन बताता है कि, लिखिए, उपभोग फलन बताता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपभोग फलन बताता है कि आय के स्तर में वृद्धि होने पर उपभोग में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है, लेकिन आय के उत्तरोत्तर बढ़ने पर, यानी लगातार बढ़ने पर उपभोग व्यय की वृद्धि आय की वृद्धि से, उपभोग व्यय की वृद्धि आय की वृद्धि से कम होती है। उपभोग की इसी प्रवृत्ति को केन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कहा है। शुरू में हमारा इनकम बढ़ेगा तो खर्च अधिक होगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा कि हमारा जब इनकम बढ़ेगा तो खर्च क्या होगा, कमेगा, तो सेविंग हमारा बढ़ेगा, सेविंग हमारा बढ़ेगा। अब इसी में चलिए हम ग्राफ बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये आपका मान ली इनकम है और कंजम्पशन ग्राफ ऐसा बताए थे, ये क्या है आपका इनकम, ये आपका है कंजम्पशन। ये हमारा चलिए पॉइंट जहाँ पे दोनों बराबर हैं। इसके पहले देखिए, इसके पहले में क्या देख रहे हैं कि हमारा, देखिए ये हमारा मान लिया y है, n है, t है, मान लिया, तो ये इनकम वाला पार्ट है, n y इनकम है और खर्च कितना है YT, और YT हमारा खर्चा है, इनकम कितना इतना है, तो इतना घर से इतना हमारा डिसेविंग हो रहा है। और अगर हमारा इनकम बढ़ेगा, देखो, और हमारा इनकम बढ़ता है, अगर इनकम हमारा y से y1 हो गया तो हमारा मतलब ये हो गया इनकम हमारा। देखिए इनकम क्या देख रहे हैं, N1 है, इनकम इतना बढ़ा, लेकिन है क्या कि शुरू में हमारा कंजम्पशन अधिक था, अब कंजम्पशन थोड़ा कमा है, मतलब कि पहले से चूँकि आमदनी हमारी बढ़ी है, तो देखिए ये T1 मान लीजिए। उसी तरीके से एक और लेते हैं, यहाँ तक लेते हैं, हमारा फिर इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ा, हमारा इनकम क्या दिखा रहा है, इनकम हमारे यहाँ दिखा रहा है N2 ले लीजिए, इनकम यहाँ तक है, हमारा खर्च यहाँ तक है, T2 है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं YN, यहाँ पे देख रहे हैं TN, यहाँ दोनों बराबर है। उसी प्रकार से और हमारा इनकम बढ़ेगा, मान ली इनकम हमारा यहाँ बढ़ा, तब क्या देख रहे हैं, इनकम हमारा, देखो ये हमारा इनकम ये मान लिया Y2 है, यहाँ Y3 है, Y3 है, यहाँ पर मान लिया कि N4 है या N3 है, तो इनकम हमारा Y3 यहाँ तक है, खर्च इतना ही है, ये वाला पार्ट क्या हमारा सेविंग हो। तो इसी तरह से आपका लाइफ चलता है, और ये सभी लोग के लाइफ में ये लगभग है, कुछ लोग को छोड़कर। तो इस तरह की चीज़ें होती है कि जब हमारा आमदनी बढ़ती है तो शुरू में कंजम्पशन अधिक होता है, फिर कंजम्पशन कमता है, तो सेविंग हमारा बढ़ेगा। इन सभी चीज़ का क्लैरिटी आपको नेक्स्ट क्लासेज में होगा। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमारा बहुत सारा छोटा छोटा टर्म बताएंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल, सबका टेबल बना के, सब ग्राफ बना के, और कुछ क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। इतना कर लेने के बाद आपका जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन, इतना पढ़ने के बाद आपका 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य बन जाएगा। थैंक यू।